हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएंगे। आज से लोक प्रशासन ऑप्शनल पेपर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल पेपर है, इसका क्लास आज से स्टार्ट कर रहा हूं। लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में एडॉप्ट करने से आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट संबंध जीएस के किस किस पेपर में दिखाई देता है, इसके बारे में हमने आप लोगों को यूट्यूब में क्लास लेकर के बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यदि आप लोग एडॉप्ट करते हैं तो जीएस के किस किस पेपर में कहां कहां आपको डायरेक्ट लाभ मिलने जा रहा है। इस चीज के बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को यूट्यूब की क्लास में दिया था। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल बेसिक क्लास शुरू कर रहा हूं, शून्य से, कि लोक प्रशासन में लोक से आशय क्या है, प्रशासन से आशय क्या है, लोक प्रशासन के जन्म का आधार क्या है, लोक प्रशासन का जन्मदाता वुडरो विल्सन को मानते हैं तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन को मानते हैं, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। क्योंकि आप लोगों से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता मान लेना आगामी विचारकों के साथ अन्याय करना होगा। इसका मतलब लोक प्रशासन के जनक के रूप में वुडरो विल्सन को मान्यता प्राप्त है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन ही है। फिर लोक प्रशासन कला है कि विज्ञान है, कि कला और विज्ञान दोनों है, ये मुद्दे पर भी डिस्कशन होना चाहिए। कि लोक प्रशासन को हम आर्ट माने, कि लोक प्रशासन को एक साइंस के सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए, कि लोक प्रशासन आर्ट एंड साइंस दोनों के रूप में देखे। कल फरमा फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसका भी अध्ययन जरूरी है। क्योंकि आजकल हमारे यहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जमाना है। आज मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। आज लोक प्रशासन के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी तकनीकी और प्रबंधन की शैली को एडॉप्ट किया जा रहा, जिसका उपयोग कल तक प्राइवेट में किया जाता है। इसका मतलब उन्हीं प्रबंधन तकनीकी शैली का इस्तेमाल आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत करते हैं, जिसका उपयोग प्राइवेट करता है। इसका मतलब कहीं न कहीं पब्लिक और प्राइवेट के मध्य दूरियां घट रही हैं या नजदीकियां बढ़ रही हैं। इस बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इस बारे में जानकारी होनी जरूरी है। दूसरी बात, 24 जुलाई 1991 से हमारे यहां भी, यानी भारत में भी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की गई। यानी हम भी समाजवाद से पूंजीवाद में आ गए। जब पूंजीवाद की बात करते हैं तो हम लोग निजीकरण की बात करते हैं। आज हमारे यहां भी निजीकरण चल रहा है। तो एलपीजी के दौर में लोक प्रशासन की भूमिका कैसी है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका कैसी दिखाई दे रही, यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज से हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए कि लोक प्रशासन में लोक से आशय क्या है और प्रशासन से आशय क्या है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक हम पब्लिक का मीनिंग नहीं जानते तब तक पब्लिक लोक प्रशासन को पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। कई बार आप लोग न्यूज पेपर में देखते हैं कि कहीं मोदी सरकार लिखा रहता है तो कहीं कहीं मोदी प्रशासन लिखा रहता है। इसका मतलब सरकार और प्रशासन में भी अंतर है, सरकार और प्रशासन के मध्य भी अंतर है। कई बार आप लोग शासन और प्रशासन की बात करते हैं
तो शासन और प्रशासन में क्या अंतर है, यह भी आप लोगों को जरूरी जानना है, जरूरी है जानना इस चीज को। फिर कई बार प्रशासन और प्रबंध में भी अंतर आता है, यह भी जानना जरूरी है कि प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है। क्योंकि आप लोग जितने भी बैंक जाते हैं, चाहे बैंक सरकारी हो या प्राइवेट, वहां आपको मैनेजर ही दिखाई देता है, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, कंफर्म हुआ। चाहे सरकारी बैंक हो चाहे पब्लिक प्राइवेट बैंक हो, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग दिखाई देता होगा, वहां सभी आप लोग देखे होंगे मैनेजमेंट का ही रोल होता है, मैनेज करने का। इसका मतलब प्रशासन और प्रबंध में भी बेसिक डिफरेंस है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज मैं अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए बेसिक जानकारी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट की आधारभूत समझ नहीं होगी, तब तक आप लोगों को आंसर लिखना, आंसर देना बहुत कठिन होगा। इसे कहा जाता है कि बेस जितना मजबूत होता है, इमारत उतनी ही ऊंची खड़ी की जा सकती है। और अगर आपका बेस कमजोर है तो इमारत ज्यादा ऊंची नहीं जा सकती है। इसलिए बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। इसे बेसिक कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। और जब तक आपकी बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ विकसित नहीं होगी। और अगर सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ विकसित नहीं है तो सब्जेक्ट में आपको रोचकता भी नहीं आएगी, आपको आंसर देने में भी समस्या आएगा, विश्लेषण करने में भी समस्या दिखाई देगा। और जब तक आप में कंसेप्चुअल क्लियरिटी प्लस एनालिटिकल अप्रोच ना हो, जब तक आप में ये एबिलिटी दोनों ना आ जाए, तब तक आप लोग सटीक आंसर नहीं लिख सकते हैं। इससे आंसर लिखना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं आंसर क्या लिख रहा हूं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि मेरा आंसर सटीक टू द पॉइंट है कि नहीं। इसलिए टू द पॉइंट सटीक आंसर आप तभी देंगे जब सब्जेक्ट की आपको समझ हो। और सब्जेक्ट की समझ तभी होगी जब उस सब्जेक्ट का आपका बेसिक कंसेप्ट बढ़िया हो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया हो, एनालिटिकल अप्रोच बढ़िया हो, तो आपका आंसर जबरदस्त होगा। और अगर आंसर जबरदस्त है तो नंबर भी अच्छा मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के क्लास शुरू कर रहा हूं। तो चलिए, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो शब्द है। एक शब्द लोक है, पब्लिक है, दूसरा शब्द प्रशासन है। कुछ किताब में आप लोगों को पब्लिक का मतलब जनता लिख दिया है कि पब्लिक से आशय जनता, जबकि ना, ऐसा नहीं है। लोक से आशय सरकार से है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक शब्द आएगा लोक। लोक से आशय क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक से आशय क्या है? लोक प्रशासन में लोक से आशय क्या है? तो मैंने कहा कुछ किताब ऐसे हैं जो लोक से आशय जनता लिख दिया है, जबकि लोक से आशय जनता से नहीं, लोक से आशय सरकार से है। क्योंकि सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो उस देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता को रिप्रेजेंट करती है सरकार। मोदी साहब सशरीर रूप में एक हैं, लेकिन वो 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति है। उनका एक एक स्टेटमेंट 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कल जब लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला का चुनाव हो गया, वो चुन लिए गए, तो प्रधानमंत्री साहब ने बधाई दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में मैं आपको
लोकसभा स्पीकर के चुने जाने की बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं सदन की ओर से भी आपको बधाई देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसलिए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का नेता है। इसे 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता की ओर से बधाई दिया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में सदन का नेता भी प्रधानमंत्री होता है। वह जिस सदन का सदस्य होता है उसी सदन का नेता होता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर हैं, इसलिए लोकसभा में सदन के नेता हैं, इसलिए सदन के नेता की ओर से यानी सदन की ओर से भी उन्होंने बधाई दिया। ये कल आप लोगों ने देखा होगा। तो लोक प्रशासन में अब लोक से आशय क्या है, तो थोड़ा समझिएगा। हमारे यहां जनता 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 अपने प्रतिनिधि संस्था का चुनाव करती है। संविधान की प्रस्तावना में पहला लाइन लिखा, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतदाता ही नहीं करदाता भी हैं। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है लोकसभा और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। तो जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उस प्रतिनिधि संस्था को संसद कहा जाता है। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उस प्रतिनिधि संस्था को क्या कहा जाता है? संसद। तो संसद क्या है? तो कई लोग ये बता देंगे, आप भी जानते होंगे कि संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। यह परिभाषा गलत भी नहीं है, लेकिन संसद हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। हिंदुस्तान की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है संसद। और भारत की संसद द्विसदनीय है। स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म के रूप में राज्यसभा संसद का अपर हाउस और लोकसभा संसद का लोअर हाउस है, और फंक्शनल फेडरलिज्म के रूप में लोकसभा संसद का फर्स्ट हाउस और राज्यसभा संसद का सेकंड हाउस कहलाता है। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे यहां एडॉप्ट किया गया, द्विसदनीय विधायिका को एडॉप्ट किया गया, जो कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अब परिसंघीय ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसलिए अगर भारत का संविधान परिसंघीय है तो संघ और राज्य होगा। इसलिए भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इसलिए हम लोगों ने संसद के दो सदन बनाए। तो संसद के दो सदन हैं, अपर हाउस के रूप में राज्यसभा और लोअर हाउस के रूप में लोकसभा। संसद के दो सदन हैं, अपर हाउस के रूप में राज्यसभा और लोअर हाउस के रूप में लोकसभा। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया वहां सरकार बहुमत की होती है। बहुमत लोअर हाउस में, बहुमत की सरकार और बहुमत भी लोअर हाउस में। और भारत में लोअर हाउस कौन है? तो हमारे देश का लोअर हाउस लोकसभा है। इसका मतलब लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को
राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को मंत्रिपरिषद कहा जाता है और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री दो प्रकार का प्रधान है। हमारे यहां प्रधानमंत्री दो प्रकार का प्रधान है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान तो है ही है, इसके अलावा भी दो और प्रधान हैं। पहला कि प्रधानमंत्री हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट, हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट संघीय मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार का भी प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कोई आपसे पूछे कि सरकार का मुखिया कौन है, तो बोलेंगे प्रधानमंत्री है। हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहां एक शब्द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया, एक कैबिनेट आया। कैबिनेट कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का एक समूह है जो कि देश के नीति निर्णायक अभिकरण के रूप में कार्य करता है। कैबिनेट देश का एक नीति निर्णायक अभिकरण है। अब यहां देश का जितने भी देश के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं। एक रणनीतिक निर्णय स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जिसका संबंध आगे आने वाले भविष्य से है। तो जिस निर्णय का संबंध आगे आने वाले भविष्य से होता है, ऐसे निर्णय को स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहा जाता है। और जिस निर्णय का संबंध आज से है, दिन प्रतिदिन से है, ऐसे डिसीजन को टैक्टिकल डिसीजन कहा जाता है। दिन प्रतिदिन का निर्णय, कन्फर्म, दिन प्रतिदिन का निर्णय। जैसे आज आप लोग क्लास कर रहे हैं, तो ये क्लास करने का डिसीजन आज का है, तो ये आपका टैक्टिकल डिसीजन है। लेकिन क्लास का परिणाम आज नहीं मिलेगा। क्लास का परिणाम इन फ्यूचर में, भविष्य में जब आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो समझ में आएगा कि क्लास का रिस्पांस कैसा रहा। तो जिस नीति का संबंध आगे आने वाले भविष्य से हो, ऐसे निर्णय को स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहा जाता है। और जिसका संबंध आज से है, डे टू डे से है, ऐसे निर्णय को टैक्टिकल डिसीजन कहा जाता है। तो कैबिनेट देश का एक नीति निर्णायक अभिकरण है और उस कैबिनेट का प्रधान प्रधानमंत्री है। तो जब प्रधानमंत्री देश के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रधान के रूप में कार्य करता है, तो उसे मोदी प्रशासन कहा जाता है। यानी प्रशासन किसका पर्यायवाची है? कैबिनेट का। और कैबिनेट किसका पर्यायवाची है? प्रशासन का। तो जब प्रधानमंत्री देश के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, तो उसे क्या बोला जाए? मोदी प्रशासन। चूंकि राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो राज्य का मुख्यमंत्री भी हेड ऑफ स्टेट कैबिनेट होता है। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिमंडल के प्रधान के रूप में काम करता है, तो उसको हम लोग योगी प्रशासन, नीतीश प्रशासन, भजन लाल प्रशासन, डॉक्टर मोहन प्रशासन, ऐसा बोलते हैं हम लोग। कंफर्म हुआ? इसका मतलब है कि कैबिनेट का प्रधान जब प्रधानमंत्री होता तभी प्रशासन बोलते हैं। तो कैबिनेट पर्यायवाची है प्रशासन का और प्रशासन पर्यायवाची है कैबिनेट का। यानी मैंने मोदी कैबिनेट बोला
और आपने मोदी प्रशासन बोला था, बात एक ही है। तो प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है या मंत्रिमंडल को प्रशासन का पर्यायवाची माना जाता है? अब यह किताब में आपको मिलेगा, इसलिए इसके बारे में जानकारी जरूरी था। तो जब प्रधानमंत्री देश के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रधान के रूप में कार्य करते हैं तो उसे मोदी प्रशासन बोलेंगे। जैसे हमारे यहां 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। तो अगर पूछा जाए कि किसके संदर्भ में निर्णय था, तो ये बोलेंगे मोदी प्रशासन का निर्णय था। 2005 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया मनरेगा का, आज भी मनरेगा दिखाई देता है। तो मनरेगा का संबंध आगे आने वाले भविष्य था। तो मनरेगा का डिसीजन किसका रहा होगा? मोदी सरकार का नहीं, मनमोहन प्रशासन का रहा होगा। इसका मतलब कैबिनेट देश का एक नीति निर्णायक अभिकरण है, तो जिस निर्णय का संबंध आगे आने वाले भविष्य हो, ऐसे डिसीजन को स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहते हैं। और जब प्रधानमंत्री देश के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रधान के रूप में काम करता है तो उसे हम लोग मोदी प्रशासन कहेंगे। क्या बोलेंगे? मोदी प्रशासन। तो प्रशासन किसका पर्यायवाची है? कैबिनेट का। प्रशासन किसका पर्यायवाची है? कैबिनेट का। कैबिनेट किसका पर्यायवाची है? प्रशासन का। जैसे नेहरू प्रशासन, मैंने बोला नेहरू प्रशासन। क्यों बोला नेहरू प्रशासन? क्योंकि नेहरू हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट थे। मनमोहन प्रशासन, मोदी प्रशासन, अटल प्रशासन। इसका मतलब जब प्रधानमंत्री देश के नीति निर्णायक अभिकरण के रूप में काम करता है और जब प्रधानमंत्री देश के नीति निर्णायक अभिकरण के संदर्भ में कोई डिसीजन लेता है तो उसे कहेंगे मोदी प्रशासन का निर्णय अच्छा है, मोदी प्रशासन का निर्णय बहुत खरा। जैसे नोटबंदी के संदर्भ में, नोटबंदी के संदर्भ में जो डिसीजन लिया गया उस डिसीजन का प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलेंगे? मोदी प्रशासन का निर्णय ठीक नहीं लगा। जीएसटी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, इसका संबंध आज भी दिखाई दे रहा है। कन्फर्म। तो जिस निर्णय का संबंध आगे आने वाले भविष्य होगा उसे रणनीतिक बोलेंगे और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो जब प्रधानमंत्री देश के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रमुख के रूप में काम करेगा तो उसे मोदी प्रशासन कहेंगे, उसके निर्णय को मोदी प्रशासन बोलेंगे कि मोदी प्रशासन का निर्णय अच्छा नहीं था, मोदी प्रशासन का निर्णय बहुत अच्छा था। तो पेपर में जब मोदी प्रशासन दिखाई देगा तो समझ जाएं कैबिनेट के बारे में बात हो रहा है। दूसरा आता है हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जब वह दिन प्रतिदिन के संदर्भ में निर्णय लेता है तो सरकार के मुखिया के रूप में उसको दिन प्रतिदिन के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार है। कंफर्म हुआ? तो उसे क्या बोलेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। जैसे आजकल आप लोग कहते हैं कि बड़ी महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार में महंगाई ज्यादा है। अरे तो कभी महंगाई ज्यादा होता है, कभी कोई वस्तु सस्ता हो जाता है, ये दिन प्रतिदिन का मामला है। इसमें कोई स्थायी तो थोड़ी कि महंगाई हमेशा बढ़ती जाएगी, महंगाई हमेशा बढ़ा, कभी सस्ता होता कभी महंगा होता है। तो ये मोदी सरकार बोलेंगे कि मोदी सरकार में बड़ी महंगाई हो गई है, मोदी सरकार में पेट्रोल महंगा हो गया, मोदी सरकार में ये है, मोदी सरकार में बेरोजगारी बहुत हो गई, ये बोलेंगे। क्योंकि आज रोजगार के नहीं है, कल हो सकता है बम्पर वैकेंसी आ जाए। इसे इसको कोई स्थायित्व तो नहीं है कि अब आगे बेरोजगारी ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो जब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रधान के रूप में काम करता है तो उसे मोदी प्रशासन, और जब प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख के रूप में काम करता है तो उसे मोदी सरकार कहेंगे। इसका मतलब लोक से आशय, लोक से आशय, ये लोक जो है, लोक से आशय सरकार से है, लोक से आशय सरकार से है, क्योंकि सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो उस देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए अब लोक से आशय जनता नहीं बोलेंगे, लोक से आशय सरकार बोलना है, क्योंकि सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो कि उस देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने बोला मोदी सरकार, तो 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का नेता है प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का नेता पीएम होगा, इसलिए 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का नेता प्रधानमंत्री है।
जब मोदी साहब 2015 में 15 अगस्त 2015 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे 125 करोड़ टीम इंडियन, इसका मतलब 125 करोड़ की टीम इंडिया है, उस टीम इंडिया का कैप्टन प्राइम मिनिस्टर है। सिद्ध करता है मोदी सरकार 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का नेता है। उन्होंने फिर कहा कि बलूचिस्तान के नेताओं ने, बलूचिस्तान की जनता ने हमारी ओर से यानी प्रधानमंत्री की ओर से हिंदुस्तान की जनता को शुक्रिया अदा किया है। सिद्ध करता कि हिंदुस्तान की जनता का नेता प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चाइना की यात्रा पर गए थे। जब चाइना की यात्रा से भारत वापस आ रहे थे, तो उन्होंने जब मीडिया से रूबरू हुआ तो उन्होंने कहा कि चाइना के राष्ट्रपति का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी ओर से 125 करोड़ भारतीयों का स्वागत किया। हमारी ओर से 125 करोड़ भारतीयों का स्वागत किया। इसका मतलब प्रधानमंत्री 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का नेता है, 140 करोड़ जनता का नेता है। तो लोक से आशय सरकार से है, क्योंकि सरकार ही एक ऐसी एजेंसी है जो उस देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का नेता तो प्राइम मिनिस्टर ही है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया हो सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो भी 140 करोड़ भारत की जनता में समाहित हैं, इसलिए उनका भी नेता प्राइम मिनिस्टर ही कहलाएगा। उनका भी नेता प्राइम मिनिस्टर ही है। हिंदुस्तान की जनता के रूप में जब उनको देखेंगे तो उनके नेता के रूप में प्रधानमंत्री को ही देखा जाएगा। इसलिए लोक से आशय क्या है? तो लोक से आशय सरकार से है, सरकार से है क्योंकि सरकार ही एक ऐसी संस्था है एक ऐसी संस्था है जो कि उस देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो लोक से आशय सरकार से है क्योंकि सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो उस देश की संपूर्ण जनता का रिप्रेजेंट करती है। हिंदुस्तान की जनता का एक नेता है, वो नेता देश का प्राइम मिनिस्टर है। अब अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाले देशों में देश की जनता का नेता राष्ट्रपति होता है। इसलिए अमेरिका में बाइडेन सरकार कहते हैं, और अमेरिका में भी कैबिनेट का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसलिए अमेरिका में बाइडेन प्रशासन कहते हैं। तो अमेरिका में प्रशासन भी राष्ट्रपति के नाम है और अमेरिका की सरकार भी राष्ट्रपति के नाम है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाले देशों की सरकार राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले देशों की सरकार प्रधानमंत्री के नाम पर और राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर जानी जाती है। केवल सिस्टम में अंतर होने के कारण ऐसा आप लोगों को दिखाई देता है कि बाइडेन सरकार आप लोग कहते हैं अमेरिका की सरकार को, बाइडेन प्रशासन कहते हैं अमेरिका की प्रशासन को, और बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं क्योंकि वहां सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार पीएम के नाम जाना जाएगा, प्रशासन पीएम के नाम जाना जाएगा, और पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सरकार
राष्ट्रपति के नाम जाना जाएगा और प्रशासन भी राष्ट्रपति के नाम जाना जाता है। इसलिए अमेरिका में बाइडेन सरकार और बाइडेन प्रशासन बोलेंगे और भारत में मोदी प्रशासन, मोदी सरकार आप लोग बोलते हैं। कन्फर्म हो गया? ये सारा चीजें। इसी प्रकार राज्य में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इस राज्य की जनता का नेता मुख्यमंत्री है, इसलिए योगी सरकार बोलते हैं। राज्य का कैबिनेट का प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए योगी प्रशासन बोलते हैं। ये सारा चीजें सिस्टम के कारण है। तो आज से आप लोग ध्यान रखना है कि प्रशासन कब बोलेंगे, जब कैबिनेट के रूप में काम करेगा। कैबिनेट के मुखिया के रूप में काम करता है तो उसे प्रशासन के रूप में देखते हैं। तो कैबिनेट किसका पर्यायवाची है? प्रशासन का। प्रशासन किसका पर्यायवाची है? कैबिनेट का। तो पहला चीज आप लोगों को इस समझ में आया कि लोक से आशय क्या है। तो लोक से आशय आप लोगों ने देखा सरकार से है। लोक से आशय क्या है? सरकार से है। कंफर्म हुआ? तो बीपीएससी में कंपलसरी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि लोक से आशय क्या है तो सरकार बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि प्रशासन क्या है। पहला चीज यहां सामान्य शब्दों में प्रशासन समझना है। तो शासन और प्रशासन के बारे में पहले आप लोगों को जानना है कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। कई बार आप लोग कहते हैं कि हमारे यहां मोदी का शासनकाल इतने साल से चल रहा है। सबसे अधिक शासनकाल भारत में पंडित नेहरू का था, ऐसा आप लोग बोलते हैं। अब इन सारी बातों को आज आप लोगों को समझना है कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। शासन एवं प्रशासन में अंतर। शासन एवं प्रशासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक चीजें हैं। कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। अब आप लोग समझिएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे यहां जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। उस प्रतिनिधि संस्था को संसद कहा जाता है और संसद के 2 सदन हैं, एक अपर हाउस के रूप में राज्यसभा और लोअर हाउस के रूप में लोकसभा। अभी आप लोगों को यह भी मैंने बताया कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसके सामूहिकरण के योग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधानमंत्री होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधानमंत्री होता है। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब मैं शासन एवं प्रशासन के मध्य अंतर आप लोगों को क्लियर कर दूं। समझिएगा आप लोग। जनता के द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया संस्था लोकसभा है और राज्यसभा जनता को इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करती है, अप्रत्यक्ष रूप से रिप्रेजेंट करती है। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के समूह को, जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के समूह को शासन कहा जाता है। इसका मतलब जिसे आप लोग पॉलिटी में संसद कहते हैं, उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग शासन बोलेंगे। तो जनता के द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के समूह को शासन कहा जाता है, यानी संसद को ही शासन कहेंगे। तथा लोकसभा में बहुमत दल के नेता के नेतृत्व में जिस मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है,
लोकसभा में बहुमत दल के नेता के नेतृत्व में जिस मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है उस मंत्रिपरिषद को प्रशासन कहा जाता है। और चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है इसलिए उसे मोदी प्रशासन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मोदी प्रशासन बोलेंगे। तो जनता के द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के समूह को शासन कहते हैं तथा लोअर हाउस लोकसभा में बहुमत दल के नेता के नेतृत्व में जिस मंत्रिपरिषद का गठन होता है उस मंत्रिपरिषद को प्रशासन कहते हैं। और चूंकि उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है इसलिए उसे हम लोग मोदी प्रशासन कहते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि शासन का प्रत्येक सदस्य प्रशासन का सदस्य नहीं होता। शासन का प्रत्येक सदस्य प्रशासन का सदस्य नहीं होता। यानी संसद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य तो नहीं होता। यानी शासन का प्रत्येक सदस्य प्रशासन का सदस्य नहीं होता, लेकिन प्रशासन का प्रत्येक सदस्य शासन का सदस्य होता है। अपवाद 6 महीने हो सकता है। अपवाद 6 महीने हो सकता है कि 6 महीने किसी गैर संसद को मंत्री प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर उसे शासन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यानी शासन का प्रत्येक सदस्य प्रशासन का सदस्य नहीं होता, जबकि प्रशासन का प्रत्येक सदस्य शासन का सदस्य होता है। 6 महीने अपवाद हो सकता है क्योंकि 6 महीना किसी गैर संसद को मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो शासन का प्रत्येक सदस्य प्रशासन का सदस्य नहीं होता, लेकिन प्रशासन का प्रत्येक सदस्य शासन का सदस्य होता है। शासन का वही सदस्य प्रशासन का सदस्य होगा जिसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जबकि प्रशासन का प्रत्येक सदस्य शासन का सदस्य होगा। मैंने इसलिए बोला कि मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी क्योंकि हमारे यहां कई लोगों को, जैसे कल राहुल गांधी को लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा कैबिनेट मंत्री का है, तो कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं प्राप्त करेगा, वेतन भत्ते सब मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं हो कि अब कैबिनेट के मीटिंग में वो शामिल हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, अब वो प्रशासन के सदस्य हो गए। ऐसा नहीं है। तो शासन का वही सदस्य प्रशासन का सदस्य होगा जिन्हें मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी शासन का प्रत्येक सदस्य प्रशासन का सदस्य नहीं होता, लेकिन प्रशासन का प्रत्येक सदस्य शासन का सदस्य होता है। 6 महीने अपवाद हो सकता है। 6 महीने अपवाद हो सकता है। तो फिर समझ लीजिएगा, जनता के द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के समूह को शासन कहा जाता है। और लोअर हाउस लोकसभा में बहुमत दल के नेता के नेतृत्व में जिस मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसे प्रशासन कहते हैं। इसका मतलब प्रशासन का प्रत्येक सदस्य शासन का सदस्य होता है, लेकिन शासन का वही सदस्य प्रशासन का सदस्य होगा जिन्हें मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कंफर्म हुआ। दूसरी बात, थोड़ा सा एक नया चीज ध्यान रखिएगा। हमारे यहां प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। हमारे यहां सदन का नेता होता है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य होगा उसी सदन का नेता होगा। इसलिए लोकसभा में आजकल सदन का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और वह सदन का नेता तभी तक होगा
वह लोकसभा में सदन का नेता तभी तक जब तक वह प्राइम मिनिस्टर है। अगर वह प्राइम मिनिस्टर पद से हटता है तो फिर सदन का नेता नहीं रहेगा। यानी प्रधानमंत्री सदन का नेता है और सदन का नेता तभी तक है जब तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसलिए उनके काल को शासन काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शासन काल। क्या बोला जाएगा? शासन काल। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और वह सदन का नेता तभी तक है जब तक वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए उनके काल को शासन काल कहा जाता है कि सबसे अधिक शासन काल देश में पंडित नेहरू का था, उसके बाद मिसेज इंदिरा गांधी का था। सबसे अधिक शासन काल। इसका मतलब है कि सबसे लंबे समय तक उस सदन के नेता थे। कंफर्म हो गया? तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। वह सदन का नेता तभी तक जब तक वह प्रधानमंत्री है, इसलिए उसके काल को शासन काल कहा जाएगा। जैसे कहते चंद्रशेखर जी का शासन काल 4 महीने का था, तो हमने कहा चंद्रशेखर जी का शासन काल 4 महीने का था, इसका मतलब 4 महीना सदन के नेता थे। तो प्रधानमंत्री सदन का नेता, और सदन का नेता तभी तक जब तक वो पीएम है। पीएम हटने के साथ सदन का नेता हट गया, इसलिए उसके काल को क्या बोला जाता है? शासन काल। क्या बोलेंगे? शासन काल। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना था। तो मैं बहुत बेसिक चीजें आप लोगों को आज बताया हूं कि इस लोक प्रशासन में लोक से आशय क्या है और शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। अब हम लोग आगे क्लास कल करेंगे। कल आगे क्लास जो करेंगे कि प्रशासन से आशय क्या है, कल इसकी बात करेंगे। क्या प्रशासन का प्रत्यक्ष शासन का सदस्य, क्योंकि आप भी ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं। योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को नौकरशाही कहा जाता है। आप भी प्रशासन का ही अंग बनने जा रहे हैं, आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो फिर क्या आप शासन के सदस्य हैं? इसलिए अब यहां 2 बातें आएगी, इलेक्टेड और सेलेक्टेड। इलेक्टेड एवं सेलेक्टेड। ब्यूरोक्रेट सेलेक्टेड होता है, पॉलिटिशियन इलेक्टेड होता है। ये बातें कल हम लोग पढ़ेंगे कि प्रशासन क्या है, ठीक है ना। आज भी थोड़ा पढ़ा, लेकिन और इसके बारे में डेप्थ जानकारी कल मैं आप लोगों को दूंगा। कल पुनः क्लास एप्लीकेशन में डेमो क्लास है, 4-5 दिन का डेमो क्लास है। बिल्कुल आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते, कहीं कोई समस्या नहीं है। जितने भी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं सब लोग क्लास कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये 4-5 दिन का बेसिक क्लास है, ठीक है। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कि प्रशासन क्या है, फिर प्रशासन और प्रबंध में अंतर देखा जाए, फिर लोक प्रशासन के जन्म का आधार क्या है और लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन को क्यों मानते हैं। ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग एक एक करके क्लास करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।